नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ संसार पुस्तक है का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 के दिन पैदा हुए थे और 27 मई 1964 के दिन आप हमारी दुनिया से विदा हो गए थे। आप आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, ये अध्याय इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। बच्चों, नेहरू जी इंदिरा जी को लिखते हुए कहते हैं कि जब तुम मेरे पास में रहती हो, मेरे साथ में रहती हो, तब तुम मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं प्रयास करता हूं उनका सही जवाब दूं, उनका जवाब देने की कोशिश मैं करता हूं। लेकिन आज तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूं। हम दोनों आमने सामने उस तरह की बातचीत नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि कभी कभी तुम्हें दुनिया की और जो दुनिया के छोटे बड़े देश हैं, उनकी तुम्हें छोटी छोटी कथाएं लिख करके मैं बताया करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। नेहरू जी लिखते हैं कि तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बारे में, उनकी स्थितियों के बारे में तुमने इतिहास में पढ़ा है। इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान है वो एक बहुत बड़ा देश है। इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, ये संसार बहुत बड़ा है। यदि तुम्हारी रुचि दुनिया की हाल को जानने में है, दुनिया की स्थिति को जानने में है, तो सब देशों का और उन सब देशों में रहने वाली जातियों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ हमारे उस देश में, उस छोटे से देश में जिसमें तुम पैदा हुई हो, सिर्फ उससे काम नहीं चलने वाला है। वे लिखते हैं, मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूं, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा।
नेहरू जी कहते हैं कि मैं अपने इन छोटे छोटे पत्रों के माध्यम से तुम्हें बहुत कम बातें ही बता सकता हूं, लेकिन वे आशा करते हैं कि ये जो थोड़ी बहुत जो बातें उन्हें बताई जाएंगी, उनको वे शौक से पढ़ेंगी और समझेंगी कि दुनिया एक है और इस दुनिया में जो अन्य लोग रहते हैं, वे भी हमारे भाई बहन हैं। वे कहते हैं, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें दुनिया और इस दुनिया में रहने वाले आदमियों के हाल के बारे में मोटी मोटी किताबें पढ़ने को मिल जाएंगी और उन किताबों को पढ़ने में तुम्हें आनंद भी मिलेगा। ऐसा आनंद किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। नेहरू जी लिखते हैं, यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। आज जब ये दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहां कुछ न था। इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि ये जो धरती है, हमारी पृथ्वी, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और एक बहुत बड़ा समय ऐसा बीता है जब इस धरती पर कोई आदमी न था। आदमी तो बहुत बाद में आए हैं। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले भी एक ऐसा समय था कि इस धरती पर जीवन था ही नहीं, कोई भी प्राणवान चीज मौजूद नहीं थी। आज तो इस दुनिया में हम हर तरह के जानवर और आदमी देखने को हमें मिलते हैं, लेकिन उस जमाने का ख्याल करना भी, उस जमाने के बारे में सोचना भी, उसकी कल्पना करना भी, जब यहां पर कुछ भी न था, मुश्किल कार्य है। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था कि जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। नेहरू जी कहते हैं कि विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले और अन्य विद्वानों ने, जिन्होंने इसके बारे में खूब सोचा और पढ़ा, उन्होंने लिखा है कि एक समय ऐसा था जब ये भूमि बहुत गर्म हुआ करती थी और इस भूमि पर कोई भी प्राणवान चीज है वह नहीं रह सकती थी, जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता था। और अगर हम उन विद्वानों की किताबों को पढ़ें, साथ साथ में पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। नेहरू जी कहते हैं, तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? बच्चों, नेहरू जी का कहना है कि तुम इतिहास की किताबों में बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन एक समय तो ऐसा भी था जब आदमी पैदा ही न हुआ था, तो इन किताबों को कौन लिखता? तब उस समय की बातें हमें कैसे मालूम होती? हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि बैठे बैठे हर एक बात को सोच लें। यदि ऐसा होता तो बड़े मजे की बात होती कि हम जो भी चाहते वैसा सोच लेते, सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह सही तो नहीं हो सकती है। वह तो सिर्फ एक कल्पना के ऊपर आधारित एक काल्पनिक दृश्य हो सकता है, एक काल्पनिक प्रसंग हो सकता है।
एक काल्पनिक वर्णन हो सकता है, लेकिन वह सत्य नहीं हो सकता है। वे लिखते हैं, लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। बच्चों, वो कहते हैं कि पुराने समय में किताबों के न लिखे जाने पर भी हमें उतनी ही बातें पता होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं जिसे हम पढ़ कर के जान पाते हैं। अब ये पुराने समय की बातें बताते कौन हैं? ये हैं पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनसे पुरानी दुनिया के बारे में हमें जानकारी हो सकती है। पुराने समय में क्या स्थिति रही है, यह जानने का सिर्फ यही तरीका नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि हमें खुद इन चीजों के माध्यम से संसार में मौजूद पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इस तरह की जो बहुत सी चीजें हैं, इन सब के माध्यम से इस संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना चाहिए। वे लिखते हैं, मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो, कितनी मजे की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जबान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। बच्चों, वो कहते हैं कि वे उम्मीद करते हैं कि इन पत्थरों की दुनिया के बारे में जान करके, इन पहाड़ों की दुनिया के बारे में जान करके तुम बहुत कम समय में ही उनके बारे में सीख जाओगे, उनका हाल जानना सीख जाओगे। सोचो, ये जानना कितनी खुशी की बात है। वे यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, कि संसार रूपी पुस्तक का एक छोटा सा अध्याय हो, छोटा सा पन्ना हो और उस पन्ने में कोई नई बात लिखी हुई हो, उससे हमें कोई नई जानकारी मिलती हो। आवश्यकता तो इसी बात की है कि हमें वह पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भाषा को सीखते हैं, चाहे वह उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, तो अब हमें उसके अक्षर सीखने होते हैं। वे आगे कहते हैं, इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? ये कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? बच्चों, नेहरू जी कहते हैं कि यदि हमें प्रकृति को बारे में जानना है तो हमें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। जब हम किसी किताब को हमें पढ़ना है तो वह भाषा हमें आनी चाहिए। जब हम हिंदी सीखते हैं, उर्दू सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, तो उस भाषा से जुड़े साहित्य का हम अध्ययन कर पाते हैं। उसी प्रकार से जब प्रकृति रूपी पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, तब हमें प्रकृति के अक्षर पढ़ने आने चाहिए। और जब ये प्रकृति के अक्षर पढ़ने आ गए, तब हम इस प्रकृति की कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकेंगे। शायद अब भी तुम उससे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानते हो। वे यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखते हो,
पत्थर का टुकड़ा देखते हो तो क्या वह पत्थर का टुकड़ा हमें कुछ नहीं बताता? वह गोल कैसे हुआ, वह चिकना कैसे हुआ, वह चमकीला कैसे हो गया, उसके किनारे जो खुरदरे हुआ करते थे या कोने जो खुरदरे हुआ करते थे, उनका क्या हुआ? वे लिखते हैं, अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। बच्चों, वे बताते हैं कि यदि किसी चट्टान को हम टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं तो वह टुकड़ा कभी भी गोल नहीं होता है, कभी चमकीला नहीं होता है। वह होगा खुरदरा और नुकीला। तो ये जो पत्थर का टुकड़ा है, जो हमने गोल देखा है, चमकीला देखा है, चिकना देखा है, वह ऐसा कैसे हो गया? वे कहते हैं, यदि हमारी आंखें देख सकती हों, हमारी कान सुन सकते हों, तो हम उसकी कहानी, उसी की ज़बानी सुन सकते हैं। वह पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा भी अपनी कहानी बताते हुए कहेगा कि वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। वह भी नुकीला था, वह भी खुरदरा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह। उसमें किनारे थे, कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। वे कहते हैं, गोल पत्थर का टुकड़ा हम देख रहे हैं, यह भी उसी टुकड़े की तरह है जिसके किनारे थे, जिसके कोने थे। जो हम किसी चट्टान से तोड़ते हैं, उसे इसी रूप में हम प्राप्त करते हैं। वह पत्थर का टुकड़ा जिसे हम देख रहे हैं, जो गोल है आज, जो चमकदार है, जो चिकना है, वह किसी जमाने में, किसी समय में पहाड़ के नीचे की भूमि पर पड़ा रहा होगा। जब पानी आया, वह उसे बहाकर उसे घाटी में ले गया होगा। वह वहां से पानी के प्रवाह से, पानी के बहाव से ढकेलते ढकेलते वह किसी नदी में पहुंच गया होगा। वह किसी छोटी नदी के अंदर से फिर किसी बड़ी नदी में पहुंचा होगा और वह इस पानी के बहाव में लुढ़कता रहा होगा, जिसके कारण उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। वे आगे लिखते हैं, इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। बच्चों, वे कहते हैं कि ये जो कंकड़ है, जो तुम्हारे सामने कंकड़ के रूप में उपस्थित है, वह नदी से निकला होगा। नदी ने उसे किसी तरीके से उसे छोड़ दिया होगा और वह तुम्हें मिल गया। यदि ये कंकड़ नदी में आगे बहता चला जाता तो वह छोटा होते होते अंत में मिट्टी का एक छोटा सा कण बन जाता। और तुमने जैसा देखा, समुद्र के किनारे बालू पड़ी रहती है, तो वह भी अपने अन्य बालू भाइयों से जाकर के मिल जाता। वह भी एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता। और ये बालू क्या काम आती है? इन बालू पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और इस मिट्टी के घरौंदे बनाते हैं, घर बनाते हैं। एक छोटे से पत्थर के टुकड़े से इतनी बातों की जानकारी हो जाती है, तो पहाड़ों
और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे गए पत्र के इस अंश में हमने जाना कि जिस प्रकार पुस्तक को पढ़कर बहुत सी बातें हमें ज्ञात हो जाती हैं, उसी प्रकार इस दुनिया में रहकर हमें इसके विकास और इसकी चीजों के निर्माण की जानकारी भी हो जाती है। किताबों के जरिए किसी बात को समझ लेना अलग बात है, और पहाड़ों, समुद्रों, सितारों, नदियों, जंगलों आदि के माध्यम से संसार को समझना अलग बात है। जिस प्रकार चट्टान का टुकड़ा कैसे बालू का कण बन जाता है, उसी प्रकार से प्रकृति की बहुत सी चीजें अपने जीवन की कहानी बता देती हैं। यह जानना भी एक रुचिपूर्ण कार्य है। तो आइए अब चलते हैं इस पाठ के प्रश्न और उनके उत्तरों की ओर। बच्चों, प्रश्न अभ्यास में पहला खंड है पत्र से। इसका पहला प्रश्न है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है, अक्षर वे होते हैं जिन्हें हम पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं। लेखक के अनुसार पेड़ पौधे, पत्थर, नदियां, जंगल, हड्डियां आदि प्राकृतिक चीजें प्रकृति के अक्षर हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती बेहद गर्म थी, इस पर जीवन नहीं था। इस खंड का तीसरा प्रश्न है, दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? कुछ चीजों के नाम लिखो। इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है, दुनिया का पुराना हाल पहाड़ों, पत्थर के टुकड़ों, समुद्रों, नदियों, जंगलों और पुरानी हड्डियों से जाना जाता है। चौथा प्रश्न है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? इसका उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं, गोल और चमकीला दिखने वाला रोड़ा किसी समय पहाड़ के दामन में पड़ा किसी चट्टान का टूटा हुआ नोकीला खुरदरा टुकड़ा था। बरसात के पानी के बहाव के साथ बहकर घाटी से किसी छोटी नदी और फिर किसी बड़ी नदी में पहुंचा। वह लुढ़कते रहने के कारण गोल, चिकना और चमकदार हो गया। बच्चों, इसका पांचवा प्रश्न है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। इसका उत्तर इस प्रकार से हो सकता है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक कण हो जाता और समुद्र के किनारे पड़ी बालू में मिलकर बालू का सुंदर किनारा बनाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। बच्चों, इस खंड का छठा प्रश्न है, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है, नेहरू जी ने बताया है कि यह पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। प्रारंभ में यह बेहद गर्म थी और जीवन नहीं था, न कोई आदमी था न जानवर। यह करोड़ों वर्षों में ठंडी हुई। धीरे धीरे इस पर वनस्पतियां पैदा होने लगी, फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए और फिर मनुष्य। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। बच्चों, प्रश्न अभ्यास का दूसरा खंड है पत्र से आगे। इसका पहला प्रश्न है, लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियां प्रचलित हैं। तुम्हारे यहां कौन सी कहानी प्रचलित है? बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है। इसके अलावा भी आप अपना अन्य कोई उत्तर भी आप बता सकते हैं। हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष के किसी परिवर्तन के कारण सूर्य का एक अंश उससे अलग होकर धरती बना है। प्रारंभ में यह भी सूर्य की भांति बेहद गर्म थी। इसे ठंडी होने में करोड़ों वर्ष लगे,
फिर धीरे धीरे वनस्पतियां पैदा हुई और इसके बाद ही जानवर और मनुष्य अस्तित्व में आए। बच्चों, इस खंड का दूसरा प्रश्न है, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? बच्चों, आप जानते हैं कि किसी को शिकार कथा पसंद आती है तो किसी को विज्ञान कथा पसंद आती है, किसी को इतिहास में रुचि होती है तो किसी को त्याग और बलिदान से जुड़े साहित्य में रुचि होती है, किसी को रहस्य रोमांच पसंद होता है तो किसी को नए आविष्कार पसंद होते हैं। तो आप भी अपनी पसंद की पुस्तक का नाम बताएं और वह उसके पसंद आने का कारण भी बताएं। बच्चों, इस खंड का तीसरा प्रश्न है, मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं? इसका उत्तर इस प्रकार से लिखा जा सकता है, मसूरी उत्तराखंड प्रांत का और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का शहर है। बच्चों, चौथा प्रश्न है, तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी। उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था? बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है, आदि मानव पत्थरों का प्रयोग शिकार करने, मांस काटने, खाल छीलने, वृक्ष की छाल छीलने, लकड़ी के अस्त्र शस्त्र बनाने, आग जलाने आदि के लिए करता था। इस प्रकार वह इन्हें हथियार और औजार के रूप में काम में लेता था। बच्चों, खंड है अनुमान और कल्पना का। इसका प्रश्न है, हर चीज के निर्माण की एक कहानी होती है। जैसे मकान के निर्माण की कहानी, कुर्सी, गद्दे, रजाई के निर्माण की कहानी हो सकती है। इसी तरह वायुयान, साइकिल अथवा अन्य किसी यंत्र के निर्माण की कहानी भी होती है। कल्पना करो, यदि रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे कि वह पहले दूध था, उसे दूध से छेना बनाया गया, उसे गोल आकार दिया गया, चीनी की चाशनी में डालकर पकाया गया, फिर उसका नाम पड़ा रसगुल्ला। तुम भी किसी चीज के निर्माण की कहानी लिख सकते हो। इसके लिए तुम्हें अनुमान और कल्पना के साथ उस चीज के बारे में कुछ जानकारी भी एकत्र करनी होगी। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपकी अपनी सोच, समझ, अनुमान, कल्पना के आधार पर दिया जा सकता है। मिट्टी, विभिन्न धातुएं, लकड़ी, कागज, कपड़ा, ऊनी वस्त्र, खाद्य पदार्थ आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। किसी भी चीज के निर्माण की कहानी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बच्चों, बात आती है भाषा की। इसका पहला प्रश्न है, इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो। क्या इनमें और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर आती है? शब्द हैं ढकेलना, गिरना, खिसकना। इन चारों क्रियाओं का अंतर समझाने के लिए इनसे वाक्य बनाओ। तो बच्चों, इसका उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि ये क्रिया शब्द किसी कार्य के होने की भिन्नता को प्रकट करते हैं। लुढ़कना, इसके लिए वाक्य है, पत्थर पहाड़ से लुढ़कने लगा। ढकेलना, इसके लिए वाक्य है, सब मिलकर गाड़ी ढकेलने लगे। गिरना, इसके लिए वाक्य है, बिलवासी जी के हाथ से लोटा गिर गया। खिसकना, इसके लिए वाक्य है, मैंने खिसक कर भाई को बैठने की जगह दे दी। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, चमकीला रोड़ा। यहां रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में ईला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। शब्द हैं पत्थर, कांटा, रस, जहर। तो बच्चों, हम विशेषण बनाएंगे इनका और विशेषण के साथ में संज्ञा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है, जैसे पहला शब्द हमने लिया पत्थर, इसको जब हम विशेषण में परिवर्तित करेंगे तब इससे विशेषण बनेगा पथरीला। अब विशेषण के साथ में संज्ञा का प्रयोग करने पर होगा पथरीला रास्ता। इसमें पथरीला विशेषण है और रास्ता संज्ञा है।
दूसरा शब्द है कांटा, इससे विशेषण बनेगा कंटीला। अब विशेषण के साथ संज्ञा का प्रयोग हमें करना है, तो हमने पौधा जो संज्ञा इसका प्रयोग करते हुए शब्द लिखा कंटीला पौधा। शब्द है रस, इसका विशेषण बनेगा रसीला। और विशेषण के साथ संज्ञा का जब हम प्रयोग करेंगे हम लिख सकते हैं रसीला आम। आम संज्ञा शब्द है। शब्द है जहर, इसका विशेषण बनेगा जहरीला। और विशेषण के साथ में जब संज्ञा शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमने इसके साथ में बिच्छू शब्द का इस्तेमाल किया और यहां पर हमने लिखा जहरीला बिच्छू। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य दो वाक्यों को मिलाकर बना है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब तो यानी तब कर रहे हैं, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये अव्यय का एक प्रकार होते हैं। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो। इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। अव्यय शब्द हैं बल्कि, इसलिए, परंतु, कि, यदि, तो, न कि, या, ताकि। इसमें हम उपयुक्त शब्द का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, यहां पर पहला वाक्य दिया हुआ है, कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, रिक्त स्थान, मैं मेले में जाना चाहती हूं। तो इस रिक्त स्थान में परंतु का हम इस्तेमाल करेंगे और हमारा वाक्य बन जाएगा, कृष्णन फिल्म देखना चाहता है परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूं। दूसरा वाक्य है, मुनिया ने सपना देखा, रिक्त स्थान, वह चंद्रमा पर बैठी है। रिक्त स्थान में हम छोटी की का प्रयोग करेंगे और हमारा वाक्य बन जाएगा, मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। ग वाक्य है, छुट्टियों में हम सब, रिक्त स्थान, दुर्गापुर जाएंगे, रिक्त स्थान, जालंधर। इसके पहले रिक्त स्थान में हम या तो का प्रयोग करेंगे और दूसरे में या का। हमारा पूरा वाक्य इस प्रकार से हो जाएगा, छुट्टियों में हम सब या तो दुर्गापुर जाएंगे या जालंधर। घ वाक्य है, सब्जी कटवा कर रखना, रिक्त स्थान, घर आते ही मैं खाना बना लूं। इस रिक्त स्थान में हम ताकि का प्रयोग करेंगे और हमारा वाक्य बन जाएगा, सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूं। अंक वाक्य है, रिक्त स्थान से प्रारंभ होता है, मुझे पता होता कि शमीना बुरा मान जाएगी, रिक्त स्थान, मैं ये बात न कहती। पहले रिक्त स्थान में हम यदि का प्रयोग करेंगे और दूसरे में तो का, तब हमारा वाक्य इस प्रकार से बन जाएगा, यदि मुझे पता होता कि शमीना बुरा मान जाएगी तो मैं यह बात न कहती। च वाक्य है, इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है, रिक्त स्थान, अनाज महंगा है। इस रिक्त स्थान में हम इसलिए का प्रयोग करेंगे, तब हमारा वाक्य इस प्रकार से होगा, इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है इसलिए अनाज महंगा है। 6 वाक्य है, विमल जर्मन सीख रहा है, रिक्त स्थान, फ्रेंच। इस रिक्त स्थान में हम ना कि का प्रयोग करेंगे, तब यह वाक्य हो जाएगा, विमल जर्मन सीख रहा है न कि फ्रेंच। बच्चों, आगे खंड है कुछ करने को। यहां पर आपको जानकारी दी गई है कि आप पास के शहर में कोई भी संग्रहालय जाकर के देखें, वहां पे पुरानी चीजें देखें और अपने दोस्तों के साथ में चर्चा करें। जब बात सुनने और देखने की आती है तो इसमें आपको 3 जानकारियां दी गई हैं। पहली जानकारी है, एनसीईआरटी के श्रव्य श्रृंखला पिता के पत्र पुत्री के नाम को आप देखें। एनसीईआरटी का एक और कार्यक्रम है, श्रव्य कार्यक्रम है ये, पत्थर और पानी की कहानी, इसे भी आपको देखना चाहिए। और पिता के पत्र पुत्री के नाम जो पुस्तक है,
वह अपने पुस्तकालय से ला करके आपको पढ़नी चाहिए। बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि नेहरू जी ने अपनी पुत्री का ज्ञानवर्धन अपने पत्र के माध्यम से कैसे किया। हमारे वैज्ञानिक, हमारे इतिहासकार, हमारे भूगोलविद आदि अनेक विद्वान लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं और हमारे संसार रूपी पुस्तक को पढ़कर उसके विकास की कहानी का अतीत भी बताते हैं, तो वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कार्य भी करते हैं। मुझे आशा है ये अध्याय और इसके प्रश्नोत्तर आप अच्छी तरह समझ सके होंगे। मैं अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।